अब देखो, द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद द टुडे, बुक नंबर 3 का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, सब लोग ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्या कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, मैं पूरा अभी वाली क्लास में ढंग से डिस्कस करूंगा, आप लोग ध्यान देना एक बार, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अच्छा, एज फार एज क्लास 12th इज कंसर्न, ये जो टॉपिक है इसका लगभग लगभग वेटेज 8 to 10 मार्क्स का रहेगा एग्जाम के अंदर। अभी जो आपका सैंपल पेपर आया था उसमें 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन तो 100% है ही, से कैश फ्लो का मतलब एक क्वेश्चन तो बड़ा मिलेगा और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, और इससे ज्यादा वेटेज भी बढ़ सकता है इस टॉपिक का। सेकेंड बात, ये जो चैप्टर है आपके ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में भी आता है, थर्ड ईयर में भी आता है, एंड व्हेन यू प्रोसीड टुवर्ड्स सीए इंटर, वहाँ एक बहुत बड़ा वेटेज है इस चैप्टर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मतलब ये चैप्टर अकाउंटेंसी के अंदर भी आता है और फाइनेंस के अंदर भी आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेस पूरा यहीं से बनेगा। क्या कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बहुत अच्छा चैप्टर। आपका जब प्रोजेक्ट आप बनाओगे, आपका जब प्रोजेक्ट बनेगा, जो आपका वाइवा होगा, उसमें मेजर क्वेश्चन कैश फ्लो के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखो स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। नेम बता रहा है कैश का फ्लो, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो क्या बताता है, कैश का फ्लो, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताता है कैश का फ्लो, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या होता है, मैं आपको यहां पे ये चीज बताता हूं। हिंदुस्तान में जो भी कंपनीज है लिस्टेड, जिनका स्टॉक मार्केट पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, वहां पर कंपनीज एक्ट की ये मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब जरूरी, हिंदुस्तान में वो सारी कंपनीज जिनका शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वहां पर कंपनीज एक्ट की ये मैंडेटरी मतलब जरूरी रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी को बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी&एल के साथ एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब वॉट एवर कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि बात कंपनी की है, क्योंकि बात कंपनी की हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है एक फॉर्मेट होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, आज मान लो 4 लिस्टेड कंपनी है, मारुति है, मान लो टाटा है, अज्यूम करो एक और लिस्टेड कंपनी हुंडई है, एक हीरो मोटर है। अब सबको कंपनी को कैश फ्लो बनाना है। अब ये अपने फॉर्मेट से बना है, ये अपने फॉर्मेट से बना है, ये अपने हिसाब से बना है, ये ऐसा नहीं अलाउड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फिक्स प्री डिटरमाइंड डिसाइडेड फॉर्मेट है, और उस फिक्स प्री डिसाइडेड फॉर्मेट के हिसाब से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अब ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था, आपको मैंने एक टर्म बताया था 11th में, हमने एक टर्म डिस्कस किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नहीं भी डिस्कस किया तो फिर सुन लेना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एएस। क्या बोलते हैं, एएस। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब जो भी लिस्टेड कंपनी हिंदुस्तान इंडिया में वर्क कर रही है, दे नीड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, मतलब डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वापस इंटर लेवल पे आते हैं, सेकंड ईयर लेवल पे आएंगे तुम्हारे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 32, जिसमें से 29 इन फोर्स है। इशू 32 हो चुके हैं, बट एट प्रेजेंट एप्लीकेबल कितने हैं, 29। और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक टाइटल है। जैसे मान लो मैं बात करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, इसको AS2 बोलते हैं, उसका टाइटल है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। उसका टाइटल क्या है, मतलब जो भी कंपनी जिनको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन करना है,
उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? AS2। ये मैंडेटरी है, तो कंपनी ये नहीं कह सकती हम नहीं फॉलो करेंगे। आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपके ऊपर AS2 लगेगा और उसके मेथड के हिसाब से आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हो। ये फिक्स टाइटल है। जैसे मैं बताता हूँ, AS10 वो डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, जिसको एक और नाम से जानते हैं फिक्स एसेट। एक और क्या बोलते हैं उसको? फिक्स एसेट। गेटिंग माय पॉइंट? AS7 है एक, जो डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। तो ऐसे करके इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से इन फोर्स 29 है, और उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको कहते हैं AS3। क्या नाम है उसका? AS3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। AS3 किससे डील करता है? मतलब कोई भी कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई भी कंपनी जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसको AS3 फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसको AS3 फॉलो करना पड़ेगा। तो अब मेरी बात समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ? मैंने आपको बताया जो भी लिस्टेड कंपनी उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है कहां पर? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनाया है। और कंपनी एक्ट ने क्या बोला कि आप जो अकाउंटिंग करो कैश फ्लो की, वो किस हिसाब से करना? AS3 के हिसाब से, विच इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये इंस्टीट्यूट इशू करता है, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनी। तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनना है। आई बात समझ में? तो जब भी ये पूछा जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। मतलब अब तुम ये समझ लेना, अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ के AS3 पढ़ रहे हैं एक तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? आप AS3 के बेसिक प्रोविजन पढ़ रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, क्यों नेसेसिटी है कैश फ्लो बनाने की? तो देखो मेरी बात समझो। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बताओ सबसे सेंसिटिव आइटम कौन सा होगा? अगर हम सारे असेट की बात करें, सबसे सेंसिटिव असेट जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सबसे सेंसिटिव असेट जिसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, होता है कैश। भाई सबसे सेंसिटिव असेट कौन सा होता है? आज मेरे को बताओ, क्या फर्नीचर सेंसिटिव है क्या? आज जितना कैश पड़ा है वो रोज यहां से कलेक्ट होकर घर पे जाता है या बैंक में जाता है, बट फर्नीचर तो ऐसे ही पड़ा रहता है। क्या पॉसिबल है रोज फर्नीचर में मेरे घर लेके जाऊं, फिर रोज फर्नीचर वापस यहाँ के लगाऊं? नहीं। बट कैश इतना सेंसिटिव है, क्या कैश ऐसे छोड़ के जा सकते हैं? जब फर्नीचर पड़ा ऐसे कैश पड़ा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैश सबसे सेंसिटिव आइटम होता है, और क्योंकि कैश सबसे सेंसिटिव है, तो कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आप कैश का प्रॉपर फ्लो बताओ कि कैश कहां से आया और कहां से गया। और वो स्टेटमेंट जो को ये बताता है कैश कहां से आया और सिंपल देखो, यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं निकालेंगे हम लोग, यहां पे कोई लॉस निकालने का क्वेश्चन नहीं है। यहां पर सिंपल हमको ये बताना है कि कैश का फ्लो कैसे हुआ। फ्लो मतलब दो चीज, एक तो कैश का इनफ्लो कैसे हुआ, और एक कैश का, बस आपको ये बताना है सिंपल। यू नीड टू शो हाउ द कैश हैज बीन रिसीव्ड, और आपको ये बताना है कैसे कैश का हमने पेमेंट किया। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताना। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो, एग्जांपल से समझना, एक कंपनी है जिसका स्टार्टिंग ये वाला साल है 1/4/2022, और अगला साल है 1/4/2000। आपको इस कंपनी का बैलेंस शीट गिवन है, आपको इस कंपनी का क्या गिवन है, और इसमें लिखा है कैश, यहां लिखा है 5,000, यहां लिखा है 7,000। एक कंपनी है जिसका स्टार्टिंग कैश गिवन है 5,000 और क्लोजिंग कैश कितना गिवन है? 7,000। अब मेरे को बताओ, जब साल शुरू हुआ था तब कंपनी का कैश कितना था? मतलब मैं ऐसा ही बोल सकता हूं ना, ये 31 मार्च 2022, एक ही बात है, एक रात का फर्क है। और ये बोल सकता हूं 31 मार्च।
तो जब पिछला साल एंड हुआ था हमारे पास कैश था कितना, और साल के एंड पे कैश कितना हो गया, बोलो कितने का फ्लो हुआ। अब हमको ये बताना है कि ये जो 2000 का फ्लो है इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ दिस रुपी 2000। जैसे मान लो एग्जांपल समझते हैं, एक और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करके समझ। मान लो अपना ये भरत का हमने फोटो बना दिया, ठीक है, ये भरत हो गया अपना, होमवर्क करके नहीं आता है बट बातें बड़ी बड़ी करता है। अब मान लो ये सुबह घर से निकला, और घर से निकला सुबह 7 बजे, और पापा से बोला मेरे को कुछ कैश दे दो, तो फादर ने इसको बोला ठीक है ये ले तू 5,000 रुपये लेके जा, और 5,000 रुपये क्या दिए सुबह सुबह, कैश दिया। अबे भरत वापस शाम को घर पे पहुंचा, और जब शाम को घर पे पहुंचा ना, तो मान लो शाम को 7 बजे इसकी जेब में कैश आ गया 8,000 रुपये। अब मेरे को एक बात बताओ, सुबह कितना पैसा लेके निकला था, शाम होते होते कितने हो गए, बोलो कितना चेंज हुआ, 3,000। सुबह निकला 5,000 रुपये लेकर के, शाम होते होते हो गए 8,000। सर ओवरऑल चेंज हुआ कितने का, 3,000 का चेंज हुआ। अब ये जो 3,000 का चेंज हुआ, इससे भरत से भैया ये बताया कहां से लाया पैसा, पूछा हमने कि ये बताया पैसा आया कहां से, तो तुम तो इस लायक ही नहीं हो एक दिन में 3,000 मालूम, तो कहां से लाया पैसा ये बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने जब ये क्वेश्चन पूछा कि भैया 3,000 रुपये कहां से आए, तो ये बोलता है अब बताओ क्या क्या सोर्स हो सकता है पैसे के आने का, क्या तुमको लगता है 3,000 रुपये कहां से आए होंगे, सोचो। या तो किसी से उधार लिए होंगे, चलो हाँ अलग अलग रीजन हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड ने दे दिए, तो सर एक हो सकता है इसने क्या लिया, किसी से लोन लिया 3,000 का। भाई आप सोचो कहां कहां से तरीका है पैसा आने का, या तो इसने कुछ बेचा होगा, हो सकता है सर इसने गैम्बलिंग करी जुआ खेला हो सकता है कहीं से चोरी करी हो। हाँ, कोई नहीं बोला था कहीं काम किया होगा, ये नहीं बोल सकते, सब उल्टे पुल्टे रीजन बोल रहे हो। अरे कहीं मेहनत भी तो करी होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, तो असेट सेल की बात करी उसने, कुछ सामान बेचा, ऐसा भी हो सकता है कहीं काम किया, कोई वर्क किया हो, और कोई तरीका पैसा आने का। आपने बोला सर उधार लिया, कोई असेट बेचा, कहीं काम किया, गैम्बलिंग करी, चोरी कर ली, और कोई पुराना कोई दोस्त था उससे ब्याज व्याज मिल गया, कोई डिविडेंड ब्याज मिला हो, तो इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी आ गया हो। चलो और बताओ, और कोई सोर्स आता है नजर, रेंट आया, चलो आपने कहा सर इसके पास कोई असेट था उसका किराया आया, और लगभग लगभग आप सोचोगे सब इधर इन्हीं रीजन थे, पैसा आने के ही रीजन है, या तो कोई असेट बेचा, उधार लिया, चोरी कर ली, गैम्बलिंग करा, या फिर काम किया कहीं पे, कहीं से ब्याज आया, किराया आया, नहीं करते हो। अब अगर मैं है ना कंपनी के कैश फ्लो की बात करूं, तो आप एक बात बताओ, कंपनी ने साल स्टार्ट किया था 5,000 रुपए कैश से, साल एंड किया 7,000 रुपए कैश से, कैश बढ़ा कितना। अब इसका भी एक रीजन सोचो, तो रीजन यही होंगे आप सोचोगे, तो या तो कंपनी ने कहीं काम किया हो, या कंपनी ने क्या लिया हो, या कंपनी ने कोई किराया हो, या कंपनी ने कोई, या कंपनी ने गैम्बलिंग करी हो, या कंपनी ने कहीं से चोरी करके लाई हो, या इंटरेस्ट डिविडेंड आया हो। ठीक है, तो मोटा मोटा यही चीजें सारे जहां पैसे पैसा आ सकता है। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा मान लो अब ये भरत सुबह निकला 7 बजे, इसकी जेब में कैश था 5,000 रुपये, शाम होते होते मान लो इसकी जेब में कैश रह गया 2,000 रुपये,
कोई फ्लो तो हुआ है 3,000 का, नेगेटिव फ्लो है भाई, फ्लो तो है 3,000 का, चेंज तो हुआ है 3,000 चेंज तो हुआ है, अब ये नेगेटिव है, नॉट अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, मतलब कहीं खर्चा किया है। अब आप बताओ अगर 3,000 का फ्लो है तो ये कौन सा फ्लो है? नाउ व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ दिस वन? अब आप बताओ सर, इसने मतलब कम होने का कारण क्या हो सकता है? या तो इसने लोन चुकाया होगा, और सोचो कोई एसेट खरीदा होगा, किराया दिया होगा, और जो तो ढूंढ लिया, लोन, लोन एडवांस किया हो, चलो, और कोई रीजन, कोई ब्याज दिया हो, चलो वो भी ले लिया मैंने, हाँ ठीक है ना, जैसे ने चोरी करवा दिया, बोल ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो नालायक हूँ, तेरी जिंदगी बना, ये कुछ एक बेसिक रीजन था, मेरी बात समझे आप? तो अगर आप आउटफ्लो और इनफ्लो का रीजन देखोगे तो बिल्कुल एक दूसरे अपोजिट रीजन है। वहां बोलोगे सर असेट बेचा हो, यहाँ असेट खरीदा हो, वहां रेंट पे किया हो, रेंट रिसीव किया हो, या इसके यहाँ कोई काम करता हो, उसको तनख्वाह दी हो। तो आप जब इन सारी चीजों को एग्जामिन करते हो, तो मैं ऐसा बोलता हूं, मान लो यहां पर मेरे को तीन ब्रॉड कैटेगरी नजर आ रही है कैश के आने और जाने की, यहां पर मेरे को कैश के आने और जाने की तीन ब्रॉड कैटेगरी दिख रही है। प्रदीप, इधर उधर, क्या अभी अच्छी बात कर रहे हैं अपन? हाँ, देख रहे हैं, सो जाए सर, क्या मतलब है, तो कैश आना ना जाना जीवन में, बोले हम तो बैंक के थ्रू काम करेंगे, ये बैंक में भी काम आएगा, ये इसका नाम बैंक फ्लो स्टेटमेंट भी है। अब मान लो मैंने ये जो भी रीजन बताए, इन रीजन को हम लोग मेजर तीन हेड में क्लासिफाई करते हैं। देखो, मेरे को आप एक बात बताओ, असेट खरीदना और असेट बेचना, असेट खरीदना, असेट बेचना, असेट खरीदना, असेट बेचना, क्या क्यों खरीदा होगा इसने असेट? अपने आप में इसने क्या करा? चलो मान लो को मैंने कोई जमीन खरीदी, तो इन्वेस्टमेंट, भाई जमीन खरीदना मतलब अपने आप में क्या है वो? तो जो भी कैश का फ्लो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि वो तीन हेड के अलावा चौथा हेड नहीं हो सकता। एक तो बोला उसने भाई इन्वेस्ट, कैश का फ्लो एक कारण क्या हो सकता है? असेट खरीदा, असेट बेचा, दोनों इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, असेट खरीदना भी इन्वेस्टमेंट और असेट भी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, किराया आया, बोलो किराया कब आएगा? जब कोई प्रॉपर्टी आपकी होगी, तो प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, तो उससे किराया आ रहा है, इन्वेस्ट किया, उससे क्या आया? इन्वेस्टिंग, आपने इन्वेस्टमेंट किया तभी तो किराया आया, मेरी बात समझे आप? तो रेंट आना भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। अच्छा बताओ, डिविडेंड आना, डिविडेंड कब आएगा? कोई शेयर खरीदोगे, डिविडेंड कब आएगा? तो डिविडेंड आना भी किसका पार्ट है? डिविडेंड आना भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट आना, किसी को लोन दे, अब लोन देना भी तो इन्वेस्टमेंट है भाई, मेरा काम ही मान लो मार्केट में लोन देने का है, मैं इन्वेस्टमेंट, उस पर ब्याज कमाता हूं मैं, कोई तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे, आपको यहां पर क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, यहां कोई आंसर नहीं होता है, आपको सिंपल कैश के फ्लो को आइडेंटिफाई करना है कि सर ये जो एक्टिविटी है ये प्योरली इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है। तो कंपनी क्या चाहती है, मतलब कंपनी ऐसा क्यों बोलती है कैश फ्लो बनाना जरूरी है? क्योंकि वो ये पता लगाना चाहती है, बताओ कैश का प्योरली इन्वेस्टमेंट का फ्लो कितना है, कि इन्वेस्टमेंट से कितना फ्लो हुआ कैश में,
वो माइनस फ्लो हुआ कि प्लस फ्लो हुआ? अब क्वेश्चन आपको क्या करेगा, ऐसे कुछ एक्टिविटीज दे देगा और बोलेगा ये बताओ इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा इन्वेस्टिंग। तो एक कारण आपने बताया सर, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब एक कारण होता है कैश के फ्लो का, कौन सा? और ये कुछ रीजन है कैश के फ्लो के। अच्छा और बताओ, अब मेरे को आप एक वन बाय वन बताओ, ये एक्टिविटी कौन सी थी? इन्वेस्टिंग। ऊपर अपन ने ये एक्टिविटी कौन सी थी? अच्छा, लोन एडवांस करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट। भाई किसी को लोन दिया तो लोन देना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। फिर इंटरेस्ट डिविडेंड आना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने इन्वेस्ट किया होगा, पैसा आया होगा। रेंट आना, आपने कोई लैंड खरीदा होगा, उस पर रेंट आया होगा, इन्वेस्टिंग। तो सर ये तो समझ आ गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर भी ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा बताओ? अब लोन लिया किसी से, अब एक्टिविटी कौन सी गई सर? एक और पैसे बढ़ने का कारण है किसी से क्या लिया? लोन ले लिया। लोन दिया नहीं, अब लोन दिया, और लोन लोगे तो क्या दोगे उसके ऊपर? इंटरेस्ट। लोन लोगे तो क्या दोगे? तो उस पर क्या पे करेंगे? शेयर इशू कर दिया। शेयर इशू क्यों किया? पैसा आया तो उस पर क्या पे करोगे आप? लोन। एक तो हुआ लोन टेकन, और लोन वापस चुकाना भी तो पड़ेगा, वो भी तो सेम है। अब ये कौन सी एक्टिविटी दिख रही है बताओ तुमको? ये कौन सा नेचर दिख रहा है एक्टिविटी का? बट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एक्ट? जैसे ऊपर इन्वेस्ट था, ये कौन सा नेचर बताओगे? ये कंपनी क्या ले रही है? हर जगह पैसा ले रही है। पैसा लेने को कहते हैं फाइनेंस करवाना। पैसा लेने को क्या बोलते हैं? फाइनेंस करवाया हमने। पैसा लेना मतलब हमने क्या कराया? तो ये जो एक्टिविटी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि अगला जो कारण है कैश के फ्लो का, वो है फाइनेंसिंग। ने क्या करवाया? तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने फाइनेंस करवा दिया पैसे को। अब बताओ, लोन लेना फाइनेंसिंग, लोन देना, इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट आना, दो चीज समझो। एक तो हुआ इंटरेस्ट पेड और एक हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड। नाउ इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? बट इंटरेस्ट आना, मेरी बात, इंटरेस्ट पे कब करोगे? जब लोन लिया। तो इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट इंटरेस्ट आना, गेटिंग माय पॉइंट? लोन लेना, लोन गिवन, इन्वेस्टिंग, गेटिंग माय पॉइंट? डिविडेंड आना, और डिविडेंड पे करना। अब डिविडेंड पे कब करोगे? जब आपने शेयर इशू किए और आपने पैसा लिया, उसका डिविडेंड दे रहे हो। तो ये कौन सी एक्टिविटी है और ये कौन सी एक्टिविटी है? रेंट पे करना और रेंट आना, और रेंट पे करना। अब खुद सोचो, क्या फाइनेंस है क्या रेंट पे करना? मैं दे रहा हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या रेंट पे करना? अब यहां पर एक और एक्टिविटी निकल के आई, इसने बताया ना, देखो। अब सर आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये रह गया रेंट पेमेंट, लोन भी, और एक इस अपन ने काम कहीं काम किया हो, ये रह गया। अब मैं बता रहा हूं, तो पढ़ा के जो मेरे पास पैसा आ रहा है, ये फाइनेंसिंग है क्या? ये इन्वेस्टमेंट है क्या मेरा? ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये रूटीन एक्टिविटी है मेरी। तो एक तो मैं तुमको पढ़ा के पैसा कमा रहा हूं, एक मान लो मैंने कहीं शेयर खरीदे,
उसको बेच के वहां से पैसा कमाया। तो देखा जाए तो मनी तुमको पढ़ा के भी आया और शेयर बेच के भी पैसा आया, पर दोनों का नेचर अलग है। तुमको पढ़ा करके जो पैसा आया, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, दैट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। मेरे लोग डेली के करते हैं, डेली के काम में जो पैसा आता है और जाता है वो कहलाती है कौन सी एक्टिविटी? तो यहां पर एक और कौन सी एक्टिविटी आ गई? ऑपरेटिंग। तो जब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटी। राजवीर कौन सी एक्टिविटी डिफाइन है, बोलो। सोना नहीं है। फाइनेंसिंग, हाँ इधर ध्यान दो, ठीक है ना, नींद आ जाती है तेरे को थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी पार्ट में डिफाइंड है? ऑपरेटिंग एंड इट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश का फ्लो कितने हेड में बनेगा? 3। कितने हेड में बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा। बोलो, आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? करो स्टार्ट, लिखो आप लोग, देखो एक बार, देखो अब द कैश फ्लो स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म सीएफएस कर देना इसको, है ना। द कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म कर दो सीएफएस। इज अ स्टेटमेंट शोइंग, तुम्हारी कल क्लासेस है ना, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लासेस है। द स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो of cash and cash equivalent, inflow and outflow of cash and cash equivalent। अब लिखो आगे, ठीक ना। It is a statement showing inflow and outflow of cash and cash equivalent and is prepared as per AS3 and is prepared as per AS3। It is prepared following 3 heads। It is prepared under the following 3 heads। पहला लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 हेड के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने हेड में बनता है? 3। पहला कहलाएगा, दूसरा, तीसरा फाइनेंसिंग। भाई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, द ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स, द ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स द रूटीन एक्टिविटी of the organization for sale and purchase of goods and services।
for sale and purchase of goods and services. मतलब सामान बेचना, सामान खरीदना, सर्विसेज बेचना, सर्विसेज खरीदना, ये सारी एक्टिविटी कौन सी हुई? ये सारी एक्टिविटी कौन सी हुई? ऑपरेटिंग। फिर लिखो नेक्स्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स activity for sale and purchase of fixed asset, for sale and purchase of fixed asset, or earning any income on these fixed asset। कुछ भी कमाई करना इन फिक्स एसेट पे। ये एक्टिविटी कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग। ये एक्टिविटी कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अब लिखो थर्ड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स all those activity that changes size and composition of owner's capital, that changes size and composition of owner's capital, that changes size and composition of ओनर्स कैपिटल। मतलब ओनर के कैपिटल का साइज और कंपोजिशन चेंज होना कहलाता है कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने हेड में बना? 3। फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज फाइनेंसिंग। ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट? बुक्स निकालो एक बार। एक और पॉइंट लिखो आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के बाद राइट डाउन वन मोर पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ना इट मींस देखो, इट मींस ऑल दोज एक्टिविटी एक बार नोटिंग करो। देखो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, those activity which does not involve any flow of cash। Any investment made in security have a maximum maturity of 90 days and can be easily converted into cash।
cash deposited into bank, cash withdrawn from bank, marketable security, देखो मैं फिर रीड कर रहा हूं. इट मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्लो ऑफ कैश, इसमें कैश का कोई फ्लो ही नहीं है. कोई भी इन्वेस्टमेंट मेड इन सिक्योरिटी हैविंग मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ 90 days, any investment made in security having maximum maturity of 90 days and can be easily converted into cash, can be easily converted into cash. For example, cash deposited into bank, cash withdrawn from bank, marketable security, current investment, etc. These all are example of cash and cash equivalent. ये सब किसके एग्जाम्पल है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब है ना, यहां पर मेरी बात समझना, देखो ध्यान से सुनो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जहां पे कैश का कोई भी फ्लो नहीं है. अब जैसे हमने एक चीज समझा, परचेज ऑफ असेट. अब बताओ, कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो है? आउटफ्लो. रेंट पेड, आउटफ्लो. अब मैंने कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश आया, मैंने बैंक में जमा करा दिया. तुमने फीस दी और मैंने बैंक में जमा करा दी. अब बोलो आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? कुछ भी नहीं है. इसको बोलते हैं इट इज एज इक्विवेलेंट एज कैश. इसको बोलते हैं इट इज कैश इक्विवेलेंट. नेम पे फोकस करो. इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर ही है ये चीज. फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, तो आउटफ्लो की इनफ्लो तो कुछ भी नहीं है. या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ऐसी सिक्योरिटी में किया जिसका मैच्योरिटी कितना है? मैक्सिमम. मान लो हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, ट्रेजरी बिल्स खरीद लिए, जो मैक्सिमम कितने दिन में मैच्योर हो जाएंगे और जब चाहो उससे पैसा मिल सकता है. उसको यहां पर बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी. और तो कभी भी तुमको ये दो वर्ड दिख जाए, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कैश ही होता है. मेरी बात फिर समझना. द वर्ड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसमें कोई कैश का फ्लो नहीं है, ना तो कैश का आउटफ्लो, ना कैश का इनफ्लो. कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी कितना है, उसमें तुमको मेजर दो दिखेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी और या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. चलो आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ एक्टिविटी लिखता हूं, आपसे बताना, 3 हेड में मेरे को बताना, वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, क्या वो ऑपरेटिंग है, वो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ गुड्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग. पेटेंट परचेस्ड, पेटेंट परचेज, पेटेंट मतलब अपन ने अपना राइट ले लिया कोई चीज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन मतलब क्या होता है? पैसा लेना. दीप, इधर देखो क्या बोला मैंने अभी, रिडम्पशन ऑफ, हाँ क्या बोला? अरे 1 घंटा हुआ तुमको, अभी 9 बजे 9:15 तो आए हो. रिडेम्पशन ऑफ क्या मतलब होता है इसका? कहीं पढ़ा है अपन ने वर्ड, या पहली बार सुन रहे हैं? तो ठीक है, आगे वाले ने बता दिया. हाँ, यहाँ भी नालायकी.
रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसा आना, पैसा जाना, या कुछ भी नहीं? पैसा आना। आगे वाले गलत भी बताते हैं कभी। हाँ, नहीं बताते। रिडेम्पशन में पैसा आना, और इशू मतलब जाना। इशू मतलब भी आना, रिडेम्पशन मतलब भी आना। रिडेम्पशन और डिबेंचर बोलो। पैसा गया, अच्छा कैसे गया होगा पैसा? अरे तुम, देखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब पैसे का पेमेंट करना। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कब किया होगा? जब डिबेंचर इशू किए होंगे। तो कौन सी एक्टिविटी? अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कब कराएंगे बताओ? ओवरड्राफ्ट कब करवाएंगे? ओडी कब कराएंगे? जब पैसा चाहिए होगा। इट इज द फाइनेंसिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग। रेंट रिसीव, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टिंग। अच्छा, इशू ऑफ शेयर। हाँ, वो तो अपन आएंगे अभी उस पॉइंट पे, वो मैं आऊंगा उस पॉइंट। वो ऑपरेटिंग वाले वो अभी मतलब अगला कंसेप्ट वो पढ़ाऊंगा अगला। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग है ना। इशू ऑफ शेयर कंपनी कर रही है, और परचेज इन्वेस्टर कर रहा है। इट इज द परचेज ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट है। और इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग। इशू ऑफ डिबेंचर इज फाइनेंसिंग। कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज, ऑपरेटिंग। इट इज द ऑपरेटिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इट इज अ डेटर से पैसा आना, इन्वेस्टिंग। अभी इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर कौन होते हैं? बिजनेस के, तो गुड्स सेल करते हैं। तो डेटर से पैसा आना इज ऑपरेटिंग। डेटर से पैसा आना कौन सी है? ऑपरेटिंग। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा देना। क्रेडिटर को पैसा क्यों दें? गुड्स खरीदे होंगे। तो कैश पेड, कैश फ्रॉम डेटर एंड कैश पेड टू क्रेडिटर, दोनों का नेचर क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, रूटीन एक्टिविटी है। इनकम टैक्स हर साल देना पड़ता है। तो इट इज अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड कौन सी है? ऑपरेटिंग। अच्छा, कैश लॉस बाय थेफ्ट, ऑपरेटिंग। रोज की एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग, फाइनेंस करा रहे हो क्या उससे? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रोज चोरी करो, रोज चोरी करो और इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से लॉटरी, लॉटरी से पैसा कमाया, इन्वेस्टमेंट है। ये सारी एक्टिविटी जो होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। इसके लिए एक और नाम आएगा, कौन सा? कुछ बच्चे होते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने, दीज ऑल एक्टिविटी आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये ना तो ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। बस एक होमवर्क लिख लो, फिर कल करेंगे। पेज नंबर, टीएस के अंदर पेज नंबर 5.11।
पेज नंबर 5.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क करना, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क कर लेना। इलेवन भी हो जाएगा, 11 भी सेम ही है। बस ये कर लेना, 9, 10 और 11, ये थ्योरी क्वेश्चन है तीनों। इसमें सिर्फ एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये कर लेना। हम लोग कल करेंगे। कल छुट्टी मत लेना, कल मैं लंबी क्लास लूंगा कैश फ्लो की, ठीक है ना? 1.5 घंटे की क्लास लूंगा कल मैं।